साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं कि उसके कुछ लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज हैं, ठीक है ना, तो वो हम लोग इसमें से देख लेते हैं। ये आईटी सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है जानना। उनमें उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है, ये याद रखें, ये सोसाइटी पे विक्टिमाइजेशन होती है। जैसे कि आप कह सकते हो हैकर हैं वो, जिससे पूरी सोसाइटी को नुकसान हो, वो बेसिकली क्रिमिनल लॉ में इन्वॉल्व होते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि कोई बंदा या कोई हैकर जो है वो एरोप्लेन को हैक करता है और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उससे काफ़ी जानों का नुकसान होता है। वो बेसिकली पूरी सोसाइटी के ऊपर उसने अटैक किया है। इसी तरह किसी डैम के एरिया, डैम को एक्सेस कर सकता है, वहाँ से उसका पानी छोड़ दे तो फ्लड आ जाएगा, तो उससे पूरी सोसाइटी तबाह। बेसिकली इस किस्म के जो अटैक्स आते हैं वो क्रिमिनल लॉ के आते हैं। और हो सकता है समटाइम अगर इसमें से काफ़ी लोग डेथ हुई है तो इसके अगर आप पकड़े जाते हो तो इसकी सज़ा जो है डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्रिमिनल लॉ के आता है। सिविल लॉ के अंदर जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जिससे इंडिविजुअल इफेक्ट करता है या एक कंपनी इफेक्ट करती है, ठीक है, एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट करता है, वो नॉर्मली चीज़ें जो है सिविल लॉ के अंदर आती हैं, ठीक है। और इसी तरह हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो वो लॉ जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किए जाते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर साइबर क्राइम का लॉ है वो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किया गया है। अगर यूएस में देखें तो हिपा का लॉ, हिपा लॉ मीन्स के जो हेल्थ का लॉ है उसका वो हिपा का है। इस तरह एफडीए का लॉ है, ठीक है। डिफरेंट लॉ हैं जो, लेकिन हमें इन लॉ को फॉलो करना पड़ता है और जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है हमें उसको हमें कंप्लाई करना पड़ता है उसको, ताकि हम लोग हम उस चीज़ को हमें अपने अदारे को और उन चीज़ों को के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए किस किस्म के लॉज हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह प्राइवेट रेगुलेशंस में वो जो पहले मैंने डिफाइन किया था, जैसे पीसीआई डीएसएस की बात की थी, जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, ठीक है ना, उसके जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो लोग उसको जो भी बैंक्स हैं, जो भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उन सबको उसको डिप्लाई करना पड़ता है और उसको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और रूल्स वो एनुअली फिर ऑडिटेबल होते हैं, जिसमें देखा जाता है कि ये वाकई जो चीज़ें हैं डिप्लॉय की गई हैं, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, या वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है कि नहीं, ये ऑडिटेबल चीज़ें होती हैं, उसको ऑडिट किया जाता है, ठीक है। ये प्राइवेट रेगुलेशंस के अंदर आता है। उसके बाद लायबिलिटी आ जाती है। लायबिलिटी मीन्स कि कोई भी चीज़ अगर आप ऐसी करते हैं, ठीक है, जो कि एक चीज़ और जो ज़रूरी याद रखिएगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है या कोई ऐसा अटैक हुआ है, तो उसमें याद रखिएगा आप जो मैनेजमेंट लेवल पे हो, जो सिक्योरिटी मैनेजर है, वो लायबल नहीं होता। लायबल अल्टीमेटली जो आपकी हायर अथॉरिटी होती है, जो गवर्नेंस होती है, वही लायबल होती है। हाँ, समहाउ आप लायबल होते हो, वो आपसे पूछते हैं ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, उसको कैसे रोका जा सकता है, ये चीज़ें आपसे, आप फिर इस लेवल पे आप इन्वॉल्व होते हो, ठीक है ना। लेकिन आप कंप्लीटली लायबल नहीं होते। लायबली आपका टॉप लेवल की ही और जो मैनेजमेंट होती है वही होती है, ठीक है। उसके बाद दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है ड्यू डिलिजेंस और एक है ड्यू केयर, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ कोई इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कोई सिक्योरिटी पॉलिसी करना चाह रहे हैं, तो आप फ्रेमवर्क है या कोई ऐसी चीज़ है, आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए पहले रिसर्च करोगे और पॉलिसीज़ देखोगे, क्या उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उसके ऊपर कौन सा फ्रेम इम्प्लीमेंट होता है, वो सारी चीज़ें प्लान करोगे, डिज़ाइन करोगे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे। और जब इम्प्लीमेंट कर जाते हो तो फिर आपके बाद क्या आता है, आप ड्यू केयर हो जाता है। इस एथिकली ड्यू केयर मीन्स फिर आप उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ चीज़ें प्रॉब्लम करती है, आप उसको फिक्स करते हो, उसको ठीक करते हो, ताकि वो एक काम जो है स्मूथली चलता रहे। दिस इज कॉल्ड इन अ ड्यू केयर, ठीक है। और नेग्लिजेंस क्या है? नेग्लिजेंस आ जाता है कि एक काम का आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया और आपको पता भी है आप इसके रिस्पॉन्सिबल है और आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो और वो काम आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेसिकली ये इसको नेग्लिजेंस क्लियर की जा हम लोग नेग्लिजेंस कहते हैं, ठीक है। और नेग्लिजेंस ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ ड्यू केयर के आ जाती है, ठीक है। ड्यू केयर में तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो और हर चीज़ों को खुद से देखते हो, जो चीज़ें प्रॉब्लम करती है उसको फिक्स करते हो। नेग्लिजेंस मीन्स आपको पता भी है और आप फिर भी उसको इग्नोर कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड नेग्लिजेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, अगर कोई ऐसा हैपेंड हो जाता है, इशू हो जाता है, तो उसका एक प्रोसीजर है, ठीक है। ये भी लॉ, लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज में आता है कि एविडेंस जो होता है उसको हम कैसे देखते हैं। देयर इज अ टाइप ऑफ एविडेंस, ठीक है। एविडेंस किस चीज़ को कहते हैं? जैसे आपका रियल एविडेंस हो गया। रियल एविडेंस क्या होता है? टेंजेबल होता है और फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि आईटी सिक्योरिटी के जो भी हो गए, इसमें क्या होता है जी,
याद रखिएगा रियल एविडेंस में हार्ड डिस्क होगी, यूएसबी होगी, यानी कि जो फिजिकल चीज़ें हैं वो आती हैं। इसको आप इसमें सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि जो यूएसबी के अंदर सॉफ्टवेयर वो नहीं आएगा, लेकिन जो फिजिकल चीज़ें हैं वो आएंगी रियल एविडेंस में। फिर डायरेक्ट एविडेंस आता है। डायरेक्ट एविडेंस वो कहते हैं कि लाइक फर्स्ट हैंड जो विटनेस होता है, और उसमें नॉर्मली कंसिडर करते हैं 5 सेंसेस। 5 सेंस मीन यानी कि जो डायरेक्ट एविडेंस ये है कि अगर कोई बंदा है तो उसने उसको किस बंदे ने उसको देखा अपनी आंखों से, किस बंदे ने इन चीज़ों को सुना, किस बंदे ने इसको महसूस किया, जो वो है वो बेसिकली आपके डायरेक्ट एविडेंस में आता है, और ये चीज़ें कोर्ट में प्रूव करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है जी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आ जाता है। इसमें ये कि जब वो ये चीज़ हुई है उस टाइम क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या इशू था, क्या सैलाब आ गया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है, या क्या चीज़ हुई थी, कोई ना कोई क्या इशू हुआ था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो वो ये भी रियल एविडेंस में आता है। इसमें टाइप ऑफ एविडेंस है, आपको प्रूफ करना पड़ता है कि उस टाइम ये इशू हुआ था जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। फिर उसके अलावा कोलैबोरेटिव एविडेंस है। कोलैबोरेटिव एविडेंस मींस कि उस टाइम जब ये चीज़ अक्कर हुई है उस टाइम क्या क्या चीज़ थे, कौन कौन से पीसी थे इसके अंदर, या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अटैक हुई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। ये भी बेसिकली एविडेंस में, और आपको ये चीज़ें एविडेंस के तौर पे प्रूफ करनी पड़ती हैं और लेके जानी पड़ती हैं, और फिर ही आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि ये चीज़ें अक्कर हुई थी तब ये प्रॉब्लम आई थी। उसके अलावा एक चीज़ और आ जाती है, इसका नाम इसको कहते हैं हेयर से। हेयर से इज़ अ सिंपल थिंग, लाइक इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली हम कर सकते हैं। लाइक इसमें क्या होता है, कंप्यूटर जनरेटेड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं और फाइल लॉग्स हो सकती हैं। ये हम उसको प्रिंटेड फॉर्म में लेके जाते हैं और ये भी प्रूफ के तौर पे हम देते हैं, एविडेंस के तौर पे कि ये हमारे पास लॉग जनरेट हुई थी और इस टाइम ये वाक़या हुआ था जिसकी वजह से ये इंसिडेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। और अब इसके अगेंस्ट आ जाते हैं जब एविडेंस होते हैं, इशू क्या होते हैं इसके अंदर, क्यों होता है। बेस्ट एविडेंस रूल याद रखें। बेस्ट एविडेंस रूल्स क्या आता है, जो कोर्ट होती है ऑलवेज प्रेफर करती है कि आप उसको बेस्ट एविडेंस जो है वो पॉसिबल जो है वो आप उसको प्रूव करो। उस एविडेंस में क्या हो सकता है, एविडेंस शुड बी एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, और कंप्लीट होना चाहिए, ये ना हो कुछ चीज़ें मिस हो उसके अंदर, ठीक है। फिर रेलेवेंट होना चाहिए, यानी जिस किस्म का आप वो चीज़ें उससे रिलेटेड होनी चाहिए, और ऑथेंटिक होनी चाहिए, और कन्विंसिंग होनी चाहिए जो आप बोल। लेकिन हालांकि इन द एंड जो जज जो है उसने ही डिसाइड करना है कि ये एविडेंस एक्यूरेट है या नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप सारी की सारी चीज़ें आप ऑथेंटिक और कन्विंसिंग और रेलेवेंट लेके जा रहे हैं, ठीक है, अपने एविडेंस को प्रूव करने के लिए। इसी तरह फिर एक और आ जाता है सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस में क्या होता है जी, लॉग्स आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सिस्टम एंड कंसिडर सेकेंडरी एविडेंस, यानी कि जो लॉग्स हो गई हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे कंसिडर करते हैं। एविडेंस इंटेग्रिटी क्या होता है, याद रखें, एविडेंस इंटेग्रिटी इज़ अ वेरी इट्स अ वाइटल पार्ट। वाइटल पार्ट मीन्स कि आप एक चीज़ लेके जाते हैं एविडेंस के तौर पे, वो आपको पूछते हैं तब जब ये चीज़ें थी, सपोज आपके किसी ने हार्ड डिस्क के ऊपर या आपके सिस्टम के ऊपर किसी ने डाटा चोरी कर लिया है, या चीज़ें हुई हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, जब एक्टिविटी हुई तो उसी टाइम उसके बाद जब इसको इंस्पेक्ट किया गया तो उसकी हार्ड डिस्क उसकी लॉक की गई, उसको उठाया गया हार्ड डिस्क को। तो कोशिश ये सबसे पहले यही की जाती है, ऑलवेज फोरेंसिक में ये किया जाता है कि हार्ड डिस्क की बिट बाय बिट कॉपी एक नई हार्ड डिस्क के ऊपर बनाई जाती है और सेम कॉपी दूसरी हार्ड डिस्क के ऊपर बनती है, और फिर उस कॉपी बनाने के बाद याद रखिए जो मैंने पहले बताया था, उसके बाद इंटेग्रिटी को मेन करने के लिए उसकी हैश वैल्यू निकाली जाती है, और दूसरे की भी हैश, जो ओरिजिनल उसकी भी हैश निकाली जाती है, जो कॉपी उसकी भी हैश वैल्यू निकाली जाती है, और उसे एविडेंस के तौर पे अपने पास रख लिया जाता है, ठीक है ना। और फिर उस हार्ड डिस्क को आगे वो जिस पर्सन के पास भी जा रही है, ताकि कोई और पर्सन के पास अगर जाती है तो उसमें से वो चीज़ें रिमूव ना कर सके। इन द एंड बोथ साइड का दोबारा से हैश वैल्यू निकाली जाती है, अगर हैश वैल्यू मैच कर रही है इट्स मीन इसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, ठीक है। इस एविडेंस इंटेग्रिटी कहते हैं। उसके बाद क्या है जी, चेन ऑफ कस्टडी होती है। चेन ऑफ कस्टडी में क्या आता है जी, चेन ऑफ कस्टडी में आता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी फोरेंसिक होता है तो हर स्टेप पे हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है। रिकॉर्ड मीन्स उसको डॉक्यूमेंटेड की जाती है कि कौन इसको हैंडल कर रहा है, किसने हैंडल किया है, कब हैंडल किया और कैसे हैंडल किया है, किस किस टाइम पे एक एक चीज़ नोट होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी आपको एविडेंस के साथ उनको जज को पेश करना पड़ता है, कब कब ये चीज़ें हुई हैं, कब हमने उसकी हार्ड डिस्क चेक की, किसने चेक की, क्यों चेक की, कहाँ इसको स्टोर किया, कितनी देर रखा, एवरीथिंग आप उसको डॉक्यूमेंट करते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, कुछ लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज हैं। अच्छा, रीजनेबल सर्चेज, यानी कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अमेरिकन लॉ है और बल्कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉ है कि लॉ अब ये अप्रूव हो चुका हुआ है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वो आप
के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। नॉर्मली आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं वो आपसे एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, तो नॉर्मली आप कोशिश किया करें उस एग्रीमेंट को स्टडी कर लें, जिसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली ये लिखा होता है कि आप जो भी काम करेंगे उसके ऊपर चेक बैलेंस रखा जाएगा। यानी कि आप किसी ऐसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वो चेक बैलेंस आपके ऊपर रखा जाएगा और आप उसको साइन कर देते हो, इस मीन आप उस पर एग्री कर जाते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर चेक बैलेंस रख देती है, ताकि कल को कोई ऐसा वाकया हो, कोई चीज़ें हो, तो वो किसी टाइम भी आपका चेक बैलेंस जो है उसके थ्रू चेक कर सकते हैं क्या कर रहे थे, क्या चीज़ें थी। तो ये एक रूल पास हुआ है कि यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज भी आपके ऊपर चेक बैलेंस रख सकती है, आप बगैर परमिशन किए, क्योंकि आपको बगैर पूछे आपकी चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपके कंप्यूटर के ऊपर है या जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर दो और टर्म है रेगुलेटरी की इश्यूज़ के अंदर ही हम देख लेते हैं। एक है इंट्रैपमेंट आ जाता है और एक टर्म होती है इंटाइसमेंट, ठीक है। इंट्रैपमेंट क्या होता है? ये बेसिकली एक इनलीगल और अनएथिकल चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि आप कोई हैकर है या कोई कमिटेड करता है या इवन आप प्लान करते हो किसी के साथ मिल के किसी चीज़ के ऊपर किसी के पीसी को एक्सेस करते हो बगैर पूछे, बेसिकली इनलीगल और अनएथिकल है। इनलीगल अनएथिकल का मतलब है कि आपको कल को इसके अगेंस्ट फाइन हो सकते हैं, आप इसके आंसरेबल हो, ठीक है। और दूसरी जो टर्म यूज करते हैं इंटाइसमेंट कहते हैं ये चीज़ लीगल है और एथिकल है। ये कहाँ पे नॉर्मली, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। एक वर्ड यूज होता है, एक टर्म यूज होती है हनी पॉट के नाम से, ठीक है ना। हनी पॉट जो है ना, यहाँ पे देखिए हनी पॉट कहते हैं। ये क्या चीज़ होती है? यानी आप लीगली ये गलत काम कर रहे होते हो। वो गलत काम क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, अपना कुछ पार्ट जो है या कुछ सर्वर है, ठीक है ना, उसको ओपन कर देते हैं सब लोगों के लिए, उसकी पोर्ट्स ओपन कर देते हैं ताकि उसके ऊपर हैकर जो है ना बाहर से लोग अटैक करें। जब वो अटैक करते हैं तो वहाँ से वो आप लर्न करते हैं कि हैकर कहाँ पे अटैक करते हैं, किस तरह अटैक करते हैं, उनका मतलब वो किस किस्म की प्लानिंग करके चीज़ों को एक्सेस करते हैं, तो उससे आप लर्निंग करते हो। तो ये लीगल है, लीगली आप हनी पॉट मतलब डिज़ाइन करते हो, कुछ सर्वर्स है वो ओपन कर देते हो ताकि लोग अगर बाहर से कोई अटैकर्स हैं वो अगर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसको देख सकें ये कैसे करते हैं और क्या पैटर्न यूज करते हैं, ताकि फिर आप जब उसके बाद उसको क्लोज करते हो, करने के बाद आप चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट फर्दर कर सकते हो और हैकर का माइंड पढ़ सकते हो वो कैसे अटैक कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड हनी पॉट। नॉर्मली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये यूज़ करती हैं ताकि लोगों को, ताकि उसके ऊपर जो अटैक हो वो उसको जज कर सके किस किस्म के अटैक होते हैं, ठीक है। इस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होता है ताकि वो लोगों को अंडरस्टैंड कर सके हैकर किस किस्म के हैं और उनके क्या प्लानिंग है, किस तरह का माइंडसेट होता है और क्या करते हैं। इसलिए हनी पॉट के कुछ एरिया को डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। आप कुछ अपने सर्वर ओपन कर देते हैं नेटवर्क के ऊपर सिर्फ ये चेक करने के लिए, बट आप उसको मॉनिटर करते रहते हो क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है जनरल डाटा, GDPR है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अब लॉ पास हो चुका हुआ US में भी है, बाहर के मुल्कों में इवन के सबसे सख्त जो लॉ है वो यूरोप के अंदर है। वो लॉ ये है कि आप जो भी चीज़ करते हैं या जो अपना अगर डाटा किसी वेबसाइट के ऊपर देते हो तो वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी आपके डाटे को सिक्योर करने की। यानी कि वो आपके डाटे को किसी को आगे फर्दर सेल नहीं कर सकती और किसी को बेच नहीं सकते और आपके डाटे को गलत यूज़ नहीं कर सकते। और आपके पास ये राइट है कि आप अपना डाटा को डिलीट करवा सकते हो। आप सपोज आप फेसबुक के ऊपर है, आपका डाटा है, डाटा मीन्स जो आपने खुद दिया है, ठीक है ना, डाटा वो जो दिया है आपके पास राइट है, आप उसको डिलीट करवा सकते हो और उनको आप स्मॉल सा फॉर्म होता है फिल करें, उन्हें कहें कि ये चीज़ें मिसयूज़ हुई हैं, आप उसको रिमूव करवा सकते हो। ये आपके पास राइट है एक आम पर्सन के पास जो उसका डाटा है, पर्सनल डाटा है, उसके आप उसको कर सकते हो। पर्सनल डाटा में क्या चीज़ें आती हैं? पर्सनल डाटा में आपका नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया और URL जो आप विजिट कर रहे हैं और सेम अदर थिंग जो आप IP आपका यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो आप अगर आप देखते हैं कहीं किसी ऐसी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं जो कि आपको पता ही नहीं है, तो आप बेसिकली क्लेम कर सकते हो उस वेबसाइट को और वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिबल होगी उस डाटे को रिमूव करने की, ठीक है। ये लॉ है और इसमें ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो नहीं करती उसको ऑलमोस्ट $50 मिलियन से यूरो से ऊपर का फाइन है और अप टू 4% एनुअल जितना वो इनकम है या उतना उसको फाइन देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या GDPR में है कि रिस्ट्रिक्शंस है कि रिस्ट्रिक्शंस कुछ हैं कि जो लॉफुल
इंटरसेप्शन है, नेशनल सिक्योरिटी है, मिलिट्री है, पुलिस है, जस्टिस है, कोई भी बंदा आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता कहीं पे, इवन फेसबुक पे भी है, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बगैर। अच्छा, राइट टू एक्सेस क्या है कि डाटा जो है आपके पास राइट है, आप उसको इंडिविजुअल की कॉपी जो है वो आप अपनी रिक्वायर कर सकते हो। आप इवन फेसबुक पे जाओ और उनसे अपनी डाटा, जो उनके पास डाटा है, आप उससे रिक्वायर कर सकते हो कि मेरा डाटा आपके पास कौन सा है, वो आपके रिस्पॉन्सिबल है डाटा देने के, और किस शेप में, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिकली शेप में लो या वो आपको रिस्पॉन्सिबल होंगे वापस करेंगे। आज से 4-5 साल पहले तो ये होता था कि लोग रिक्वायर करते थे तो फेसबुक पूरी सीडी बना के वापस आपको भेजता होता था, ये आपका डाटा है। और अगर आप समझते हो कि ये डाटा सही नहीं है या गलत है या कहीं मिसयूज़ हो रहा है, तो आप उसको रिक्वेस्ट करके डिलीट कर सकते हो और वो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, वो उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या आया जाता है जी, अगर डाटा किसी किस्म का ब्रीच होगा तो वो कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल होगी, विद इन 72 आवर्स सब लोगों को बताएगी कि यहाँ पे डाटा ब्रीच हो गया है। समटाइम्स आप देखते हैं कि जैसे एयरपोर्ट्स हैं या जो टिकटिक जहाँ पे आप करते हैं ऑनलाइन, वहाँ से आपका डाटा ब्रीच हो जाता है। इस तरह की बहुत ज़्यादा हुई हैं चीज़ें जहाँ से आपका डाटा ब्रीच हो जाता है, तो लिहाजा कंपनी रिस्पॉन्सिबल है हर बंदे को, यूज़र को बताने की विद इन 72 आवर्स के अंदर उसने क्या कहते हैं बताना है कि आपका डाटा ब्रीच हुआ है। ठीक है, इसी तरह फिर क्या है जी, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन है, यानी कि मींस आपकी प्राइवेसी जो है वो डिज़ाइन की जाती है, किस किस्म की सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए आप और ये रूल हर वेबसाइट का है कि उसने आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। लास्टली क्या है जी, डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म का है वहाँ पे क्या होता है कि वो एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर हायर करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन चीज़ों का कि जितने भी लॉज हैं और रेगुलेशन है और फ्रेमवर्क है उनको डिप्लॉय करना और उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना, और ठीक है ना, और कोशिश करना है उसको मॉनिटरिंग भी करता रहे। ठीक है, दीज आर द थिंग्स फॉर लॉ के रेगुलेटरीज।